नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज विषय है हमारा कि क्या शिक्षण संस्थाओं को खोल देना चाहिए। कोरोना महामारी के बीच लाखों लोगों के जहन में जो सवाल सबसे ज्यादा कौंध रहे होंगे वो ये है कि बच्चों के स्कूल खुलने को लेकर। बच्चों के स्कूल आखिर कब खुलेंगे और क्या तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच आने वाले समय में उन्हें खोलना सुरक्षित रहेगा। इस तरह के सवाल उठने स्वाभाविक हैं। कुछ राज्यों में 9वीं से ऊपर के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं, तो कुछ राज्यों में इसकी तैयारियां चल रही हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर इस स्कूलों को खोलने को लेकर असमंजस में हैं। लेकिन देश के किसी भी राज्य में प्राइमरी लेवल के स्कूल अभी तक नहीं खुले हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच स्कूलों को खोलने या फिर ना खोलने को लेकर सभी एकमत नहीं है। और इसी बीच आईसीएमआर ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर उसके बीच ये सुझाव दिया है कि पहले प्राइमरी स्कूलों को खोला जा सकता है और फिर सेकेंडरी स्कूल खोले जाने चाहिए। उन्होंने तर्क ये दिया है क्योंकि छोटे बच्चों में कोरोना के संक्रमण का जो खतरा है वो कम है और संक्रमण अगर उन्हें हुआ भी है तो उसका असर हल्का रहता है। आईसीएमआर के हालिया राष्ट्रीय सीरो सर्वे में यह पाया गया कि 6 वर्ष से 9 वर्ष की आयु के बच्चों में एंटीबॉडी जो है वो 57.2% है, जो कि बहुत हद तक वयस्कों के समान है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि स्कूल खोलने से के पूर्व जो सभी शिक्षक हैं, टीचर्स हैं या जो स्कूल के स्टाफ है, उनका वैक्सीनेशन जो है वो जरूरी है। सवाल ये है यहाँ पर कि तीसरी लहर की आशंका है और उसको लेकर जो है सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। और ये बीच में ये भी खबर थी कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, बाद में हालांकि इसको काटा भी गया। लेकिन इन आशंकाओं के बीच क्या प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल कॉलेजों को खोलना सुरक्षित है या नहीं है? अगर आईसीएमआर या फिर रणदीप गुलेरिया जो हैं एम्स के निदेशक, वो ये कह रहे हैं कि बच्चों के लिए संक्रमण का खतरा उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए स्कूल खोलना सेफ है, तो उसके पीछे तर्क क्या है? अभी तक पहली और दूसरी लहर में जो डेटा आया है वो दरअसल क्या इशारा कर रहा है? तमाम सवालों को लेकर अपने दो खास मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर अनिल गुर्तू हैं मेरे साथ, आप डायरेक्टर प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। स्वागत है सर आपका। साथ ही डॉक्टर तनु आनंद हैं, आप साइंटिस्ट डी हैं, आईसीएमआर न्यू दिल्ली। आप दोनों का स्वागत। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर तनु आनंद मैं आपसे करना चाहूंगी क्योंकि आईसीएमआर के महानिदेशक ने कहा है और साथ ही रणदीप गुलेरिया जी ने भी ये कहा है कि स्कूलों को खोला जा सकता है। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि क्या समय आ गया है या ये समय सही है, सुरक्षित है? थैंक यू मैम। मैं कहना चाहूँगी कि अभी जो हालिया में राष्ट्रीय सीरो सर्वे हुआ है, चौथा जो राउंड था, उसमें देखा गया कि हमारे जो बच्चे हैं 6 साल से 9 साल के वर्ष में उनके अंदर जो एंटीबॉडीज की तादाद पाई गई वो है 57.2%। जी। और पहले पिछले सीरो सर्वे जो राउंड 3 था, जो दिसंबर जनवरी 2021 में हुआ था, उसमें भी जो एंटीबॉडीज बच्चों में 10 साल से ऊपर के बच्चों में, 10 से 17 साल के बच्चों में जो एंटीबॉडीज का लेवल था वो बिल्कुल वयस्कों की तरह था, मतलब एडल्ट पॉपुलेशन जितना था। जी। तो इन सब एविडेंस को देखते हुए ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बच्चों को भी इन्फेक्शन पहले वेव और दूसरे वेव में उतने ही स्तर पे हुआ है जैसे कि एडल्ट पॉपुलेशन को हुआ है। और ये कहना कि थर्ड वेव सिर्फ बच्चों को इफेक्ट करेगी, ये इस बात का खंडन करता है, क्योंकि बच्चे पहले वेव और सेकेंड वेव में भी वैसे ही इफेक्ट हुए हैं जैसे कि आगे कभी और अगर वेव होती है तो उसमें होंगे। इस तर्क पर अगर हम स्कूल नहीं खोल रहे हैं तो हम काफी हद तक सही निर्णय नहीं ले रहे हैं। और अभी क्योंकि पूरे देश भर में जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम हो गया है और चौथे सीरो सर्वे के जो रिजल्ट आए हैं उसको देखते हुए ये बिल्कुल सही टाइम है कि हम स्कूल्स और हमारे जो अन्य अदर शिक्षण संस्थान हैं उनको खोलें, क्योंकि इससे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चों पर बहुत असर पड़ रहा है। बच्चों के जो विकास है, ना कि सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट बट उनके इमोशनल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट जो पिछले 1 सवा 1 साल से प्रभावित हुआ है,
वो हमारे आने वाले जनरेशन पे बहुत बड़ा असर करेगा। हम्म। तो अभी देखते हुए हालात ये बिल्कुल सही समय है कि हम निर्णय लें कि हम स्कूल खोलें। ये बिल्कुल उचित समय है। जी, बिल्कुल। अ, मैं आगे भी इस पे आपसे चर्चा करूँगी कि इसके पीछे जो रीज़न्स या तर्क दिए गए हैं, वो दरअसल क्या हैं। डॉक्टर अनिल, मैं आपको चर्चा में लाना चाहूँगी। सवाल मेरा आपसे ये है कि चूँकि हम जानते हैं कि कोरोना की जो तीसरी लहर है, वो कभी भी दस्तक दे सकती है और इसको लेकर कई बार आगाह भी किया जा चुका है। लेकिन अगर ऐसे में आईसीएमआर या फिर रणदीप गुलेरिया डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये एकदम सही समय है कि बच्चों के स्कूलों को खोला जा सके, तो आपका इस पर क्या टेक है और क्या ये सुरक्षित है? स्कूल खोलना या न खोलना, ये जिला बाय जिला, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट के हालात, ट्रांसमिशन रेट्स और ट्रांसमिशन जो फैलाव की जो प्रोफाइल है उसको देखते हुए ले सकते हैं। क्योंकि खतरा बच्चों को कम है, खतरा ज्यादा है जब स्कूल खुलता है। जो बड़े लोग हैं, उनके टीचर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, जो स्कूल बस का ड्राइवर है, जो बड़े लोग उनके साथ संपर्क में आएंगे, उनको खतरा ज्यादा है। तो स्कूल खोलने का निर्णय जिला बाय जिला, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, ये देखते हुए कि वहां उस डिस्ट्रिक्ट में, उस जिले में ट्रांसमिशन डायनेमिक्स क्या है। तो जहां अगर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, अगर ये मानते हैं एक ट्रांसमिशन का एक अच्छा संकेत है, वो 5% से कम है, तो सेफ है। और दूसरा, जो स्कूल में बड़े लोग हैं, स्कूल के टीचर हैं, कर्मचारी हैं, स्कूल बस का जो ड्राइवर है, उनमें कितना प्रतिशत वैक्सीनेशन, टीकाकरण हो चुका है। तो अगर ये दो चीजें हम मिला लें, ये दो वेरिएबल्स अगर हम जोड़ लें, तो एक निर्णय लेने का एक अच्छा माध्यम यह है कि अगर ट्रांसमिशन रेट्स, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और 2 हफ्ते से ज्यादा तक इतने स्थिर पर उससे कम बनी हुई है, और दूसरा जो स्कूल के अंदर टीचर और कर्मचारी हैं, उनका टीकाकरण हो चुका है, ये दोनों अगर जोड़ लें और अगर इनका आंसर है हाँ, तो खोलने में कोई हर्ज नहीं है और एक सर्वेलेंस के साथ ये खुल सकते हैं। खासकर जो जूनियर स्कूल्स हैं, उनमें तो और भी ज्यादा सेफ है। ठीक है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि स्कूलों को खोला जा सकता है इन सावधानियों के साथ, और ये जो पैरामीटर्स हैं, अगर इस पर सभी खरा उतरते हैं तो। डॉक्टर तनु, आपसे मेरा सवाल ये है कि सीरो सर्वे में ये दिखाया गया है कि 6 से 9 साल के बच्चों में लगभग उतनी ही एंटीबॉडी दिखी है जितनी कि वयस्कों में। आपने भी इसका जिक्र किया। मैं ये समझना चाहूँगी, बच्चों में संक्रमण की दर है वो काफ़ी कम रही है। बच्चों में अगर संक्रमण हुआ भी है तो उसकी जो इंटेंसिटी है या फिर जो उसका असर है वो काफ़ी कम रहा है, बच्चे बहुत जल्दी उससे उबर गए हैं। क्या ये वो पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर आईसीएमआर ये कह रहा है कि स्कूलों को खोल देना चाहिए? इसके अलावा भी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चों को पैंडेमिक के इस माहौल में भी हम ये महसूस कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे? बेशक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बच्चों में इनहेरेंटली देखा गया है कि कोई भी इन्फेक्शन, खासतौर पे जो वायरल इन्फेक्शन है, उसे लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। दूसरा ये है कि पर्टिकुलरली ये जो कोरोना वायरस है, ये जिस तरह से, जिस माध्यम से ये एंट्री करता है एक मानव शरीर के अंदर, वो उसे कहते हैं रिसेप्टर, एस रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स जो हैं बच्चों में कम पाए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो वायरस की एंट्री है ह्यूमन बॉडी में, पर्टिकुलरली जब बच्चा, खासतौर पे बच्चों में वो रिसेप्टर्स कम होने की वजह से इन्फेक्शन का जो रेट है माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म ज्यादा है रादर देन सिवियर फॉर्म। इसीलिए बच्चे अगर इन्फेक्ट हुए भी हैं तो बच्चे बहुत जल्दी उससे उबर पाए हैं। और बाहर के देशों में यूके की एक स्टडी है जो हालिया मई जून में पब्लिश हुई है, जिसमें देखा गया कि वहां पर स्कूल खोलने के बाद भी जो संक्रमण दर है वो बढ़ने में, मतलब स्कूल एज अ मीडियम नहीं रहा। तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि हमें स्कूल बंद करने की जरूरत है, खासतौर पे जूनियर स्कूल। हमारे पहले वेव में भी हमने देखा कि कुछ राज्यों में स्कूल खुले थे, लेकिन ये बड़े क्लासेस जैसे 9वीं या उसके ऊपर वाली कक्षाओं को खोला गया था, जबकि बाहर के देशों में जूनियर स्कूल्स को
पहले खोला गया, क्योंकि यही कारणों की वजह से कि जितना बच्चे छोटे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे, 9 साल से छोटे बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस या तो कम है, और अगर बाई चांस वो इन्फेक्ट होते भी हैं तो वो बहुत ही माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म लेते हैं, और इसीलिए उनका रिस्क कम होता है। जी। डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन में बहुत सारे जगहों पे पूरे पैंडेमिक के दौरान स्कूल खुले रहे हैं। तो हम उन उदाहरणों से शिक्षा लेते हुए और अपने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बेशक ये निर्णय ले सकते हैं कि हम स्कूल खोलें, और खास तौर पे जूनियर स्कूल, क्योंकि वो उनके फाउंडेशन ईयर्स हैं जो बहुत इफेक्ट हो रहे हैं पिछले 1 डेढ़ साल से, जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है। जी, बिल्कुल। तो कुछ यूरोपियन कंट्री, जिसका कि जिक्र आपने भी कहा, जिनको कि लॉकडाउन के दौरान भी बच्चों के जो प्राइमरी स्कूल्स थे उन्हें बंद नहीं किया गया था, सभी सेफ्टी मेजर्स अपनाते हुए बच्चों के स्कूल्स जो हैं वो ओपन थे। लेकिन इसको लेकर बहुत सारे इफ एंड बट्स भी हैं। डॉक्टर अनिल, सवाल मेरा आपसे ये है कि पेरेंट्स या जो लोग हैं वो बड़े कहीं ना कह सकते हैं कि डरे हुए हैं। उनका कहना ये भी है, या एक तर्क ये भी है कि बच्चे संक्रमण का वाहक तो बन ही सकते हैं। बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर वो संक्रमित होते हैं, हो सकता है कि वो संक्रमण से उन पर असर ना हो, लेकिन वो वाहक बने और अपने घर में आने के बाद जो घर में बुजुर्ग दादा दादी हैं या पेरेंट्स हैं या जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको वो संक्रमित कर सकते हैं। ये एक बड़ी वजह सामने आ रही है। तो कुछ डर का जो वजह है इस डर की, वो यह है कि अभी हम गुजरे हैं एक बहुत ही खराब दौर से, बिल्कुल। सेकेंड वेव जिसको कहते हैं, जिसमें कि काफी तबाही मची हमारे बीच। तो वो डर लाहिज है, उससे वो एक डर बैठ गया है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है फिर से कहीं जो तीसरी लहर आए अगर, तो हो सकता है कि बच्चे बचे हुए थे तो बच्चों को ज्यादा आएगी और ज्यादा असर करेगी। तो वो एक डर है, और बच्चों पे ये डर ज्यादा केंद्रित है। तो इस डर का इस डर को दूर करने के लिए, एक तो अब तक जो हमारे पास नॉलेज आ गई है, जैसे डॉक्टर तनु ने बताया कि पहले और दूसरी लहरों में ऐसा नहीं देखा गया कि बच्चों में ज्यादा संक्रमण फैला या ज्यादा खतरनाक बीमारियां हुई कोविड की वजह से, ऐसा नहीं देखा गया है। बराबर रहा है, और बच्चों में तो 90% बच्चों को जब होता भी है तो वो इतना हल्का होता है कि पता ही नहीं चलता। सिर्फ 1% या उससे कम होते हैं जो कि आईसीयू में जाते हैं। तो ये तो अब स्थापित हो गया है, तो लेकिन डर कायम है। अब उस डर से निकलने का माध्यम क्या है? एक तो जो खतरा है वो, जैसा कि अभी मैंने कहा था कि बच्चों को बच्चों से नहीं है, बल्कि बड़ों को बच्चों से ज्यादा है। मतलब एक अगर बच्चे हैं तो उनसे हमें लग सकता है, क्योंकि उनमें हो सकता है इतना हल्का इन्फेक्शन है, एसिम्प्टोमेटिक है कि पता ही नहीं चलता कि है उनको। तो इसीलिए जहां भी बड़े और बच्चे संपर्क में आ रहे हैं भारी तादाद में, वहां बच्चों से ज्यादा प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, उनको वैक्सीन लगवा लें। और जब उनको वैक्सीन लग गया है तो वो संक्रमण का चांस, और उसके अलावा कोविड व्यवहार, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार का पालन करें और भीड़ भाड़ से दूर रहें, तो ये कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है। स्कूलों में भी जैसे अगर क्लास में मैनेजमेंट ठीक से कर लें कि खिड़कियां, वेंटिलेटर, दरवाजे खुले रखें, क्रॉस वेंटिलेशन रखें, पंखों का इस्तेमाल करें, एयर कंडीशनर बंद रखें, और अगर 50% कम लोगों को बुलाएं एक दिन, और बड़े और बच्चों के बीच में दूरी ज्यादा रखें। बच्चे बच्चे आपस में मिलें तो इतना खतरा नहीं है, लेकिन जो टीचर हैं और कर्मचारी हैं, उनके और बच्चों के बीच दूरी रखें, और खासकर बड़े लोग मास्क जरूर रखें। तो ये सब करने से ऐसा कोई खतरा ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है जो अभी तक हम समझ पाए हैं। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि समय उपयुक्त है, बच्चों के स्कूलों को खोला जा सकता है, लेकिन खोल सावधानियां बहुत जरूरी हैं। खासकर जिन घरों से बच्चे निकल रहे हैं, उन परिवार के जो मेंबर्स हैं वो वैक्सीनेटेड हों, साथ ही स्कूल में जो टीचर्स या जो स्टाफ हैं उनका भी वैक्सीनेशन जरूरी है। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसे किसी भी हाल में ना छोड़ा जाए। डॉक्टर तनु, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि जो सलाह आईसीएमआर ने दी है कि स्कूलों को खोला जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही बहुत ज़रूरी है कि सरकार वो सारे कदम उठाए जो कि
इस महामारी के दौर में संक्रमण से बचने के लिए या बचाने के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो स्कूल की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो या घरों की भी बात हो, जिसका जिक्र अभी हम थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे। साथ ही साथ क्या पेरेंट्स की ये चॉइस होनी चाहिए इसमें कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें या फिर ना भेजें, यानी कि व्यवस्था आपको दोनों रखनी पड़ेगी। आप ऑफलाइन मोड में भी पढ़ाई को जारी रखिए, ऑनलाइन मोड में भी, ताकि जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश या उनके घर में कोई कोविड पेशेंट हैं या ज़्यादा प्रोन हैं घर के लोग, तो ऐसे में कम से कम वो व्यवस्था जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चले साथ साथ। हाँ, बिल्कुल। ये व्यवस्था तो रहेगी कि जैसे कि जब तक सब लोग वैक्सीनेट नहीं होते, अभी भी हमारे 40 करोड़ पॉपुलेशन है जो कि एट रिस्क है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हमें ऑप्शन दोनों ही रखना पड़ेगा। और जैसे सर ने भी कहा कि स्टैगर्ड अटेंडेंस, मतलब पहले दिन 50% बच्चे ही क्लास में आएँ और अत्यंत दूरी बना के रखें। बहुत सारे ऑप्शन हैं। मणिपुर में जब पहली वेव खत्म हुई, वहाँ पर लोगों ने, जब स्कूल ओपन हुए तो उन्होंने ओपन क्लासरूम, मतलब बाहर जो ग्राउंड है वहाँ पर बेंचेस में बच्चों को लगा के पढ़ाया। तो बहुत जरूरी है कि हम डिफरेंट ऑप्शंस रखें, इनोवेशन एजुकेशन सिस्टम में लेकर आए, और स्पेशली इस टाइम पर। लेकिन स्कूल बंद रखना ऑप्शन नहीं है। अभी हमारी नॉलेज डिजीज के बारे में भी और बहुत सारे और चीजों के बारे में बढ़ गई है। हम बाहर से एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपनी कंट्री का खुद के एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मणिपुर में उन्होंने ओपन क्लासरूम, लाइक ग्राउंड पे बेंचेस विद अप्रोप्रिएट सोशल डिस्टेंसिंग बनाया, जिससे बच्चों को भी स्कूल का आएगा। और ये ऑप्शन पेरेंट्स जो कि बहुत आशंकित हैं, वो रख सकते हैं कि वो अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते, वो देख सकते हैं जी। और इसके अलावा WHO ये भी कहता है कि हमें, जैसे सर ने भी बोला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जो पॉजिटिविटी रेट है, साथ में वो भी मॉनिटर करने की जरूरत है। जहां पर 5% से नीचे चल रहा है पॉजिटिविटी रेट, वहां पर हम बेहिचक स्कूल खोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं खोलने के बाद हम मॉनिटर ना करें। हमें पूरा हफ्ते का जो 7 डेज का जो मूविंग टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है, उसको मॉनिटर करने की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंगली ही स्कूल कब खुलना है, कब बंद होना है, वो डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल, ये निर्णय जो है वो राज्यवार या जिलावार जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि आप भी कह रही हैं, WHO ने भी कहा, डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा कि 5% से कम अगर संक्रमण रेट है तो वहाँ पर स्कूल खोले जा सकते हैं, और अगर आगे ये कभी बढ़ता है तो वहाँ पर फिर आप उसे स्कूलों को क्लोज करने का निर्णय भी ले सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पर ये निर्णय अलग अलग होगा। डॉक्टर अनिल, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। भारत बायोटेक बच्चों पर भारत के पहले स्वदेशी टीके का परीक्षण कर रहा है। हो सकता है कि सितंबर तक जो है वो टीका सामने आ जाए। तो कुछ लोग, जैसे कि दिल्ली सरकार जो है वो ये कह रही है कि हम अपने स्कूलों को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि बच्चों की जो वैक्सीन है वो नहीं आ जाती। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, और क्या हमें वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए? आइडियल एक होता है, आइडियल आदर्श, बिल्कुल आदर्शवादी सिचुएशन। लेकिन अगर हम उसके लिए इंतजार करते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो कभी कभी पब्लिक हेल्थ के डोमेन में जो आइडियल है उसको बैलेंस करना होता है आज की प्राथमिकताओं को, जो वास्तविकता है, वास्तविकता और आदर्श दोनों को बैलेंस करते हुए डिसीजन लेना पड़ता है, आइडियल एंड द प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो अभी तक जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है पिछले 1.5 साल में कोविड के पैंडेमिक के, बाहर और देशों से, कि स्कूलों में कोई सुपर स्प्रेडिंग इवेंट अभी तक सामने नहीं आया है, जो सब में बड़ा खतरा है कि सुपर स्प्रेडिंग अगर हो जाएगी तो बिल्कुल फैल जाएगा आग जैसे। तो अभी तक हमें जहां तक की समझ है, अभी तक वो देखने में नहीं आया है कि किसी भी स्कूल में सुपर स्प्रेडिंग हुई हो। एक चीज तो ये है, तो उससे हमें संतुष्टि है। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीनेशन का जो स्कूल जब खुलते हैं तो बच्चे एक तरफ हैं और बड़े लोग दूसरी तरफ हैं। तो जो सब में ज्यादा खतरा है वो स्कूल के बच्चों को नहीं है, वो आपस में मिलजुल लें, घुल मिल रहे हैं तो इतना खतरा नहीं है, क्योंकि उनमें संक्रमण बहुत हल्का होएगा अगर हुआ तो। जो खतरा है वो बच्चों से
बड़ों के लिए है। तो अगर बड़ों को स्कूल में हम वैक्सीनेट कर दें प्राथमिकता के तौर पे, जो स्कूल के टीचर और अलग अलग कर्मचारी हैं, खासकर जो बस ड्राइवर है स्कूल का, इन सबको एक बार वैक्सीनेट कर दें तो बच्चों को बाद में भी किया जाए और तब तक दूरी बनाए रखे बड़े और बच्चों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के जरिए, तो ऐसा कोई खतरा नहीं है मेरे ख्याल से तो। जी, बिल्कुल। डॉक्टर तनु, आपसे मेरा सवाल ये है कि मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि अ, कोरोना महामारी के दौरान जो पहली लहर थी या फिर जो दूसरी लहर थी, संक्रमण जो है हमने देखा दूसरी लहर में जो है वो बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर गया। इसमें जो डेथ टोल है वो भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा और लोग कहीं ना कहीं घबरा गए और तीसरी लहर को लेकर लोग सशंकित हैं। लेकिन दोनों लहरों में अगर हम डेटास देखें, खासकर चूंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके स्कूलों के खुलने की बात कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को लेकर ये डेटा क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि एक्चुअली बच्चों को इन्फेक्शन तो दोनों वेव्स में हुआ है और लगभग उनका जो इन्फेक्शन रेट था, जैसे कि सीरो सर्वे में भी निकल के आया, पिछला सीरो सर्वे वैक्सीन से पहले हुआ था दिसंबर जनवरी में, उसमें उनके अंदर लगभग 23% एंटीबॉडीज पाई गई जो 10 से 17 साल थे जी। और एडल्ट पॉपुलेशन में 24% एंटीबॉडीज देखी गई थी। अभी जो करंट सीरो सर्वे हुआ है, जो फोर्थ राउंड ऑफ नेशनल सीरो सर्वे था, उसमें अराउंड 57.2% एंटीबॉडीज 6 साल से 9 साल के बच्चों में पाई गई और बड़ों में 10 से 17 साल के बच्चों में 61% था और उससे बड़े 18 साल से ऊपर जो थे उनके 66। तो आप देख रहे हो कि इन्फेक्शन लगभग बच्चों में उतना ही हो रहा है जितना एडल्ट्स में हो रहा है, क्योंकि वो बहुत माइल्ड था, हल्का था, एसिम्प्टोमेटिक था, इसलिए शायद वो नंबर्स में नहीं निकल के आया। लेकिन ये सीरो सर्वे से साफ पता चल रहा है कि बच्चे भी उतने ही अफेक्ट हुए हैं जितने बड़े लोग अफेक्ट हुए हैं विद इन्फेक्शन, जब दो सिवियरिटी उतना नहीं था। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि थर्ड वेव में कहना कि सिर्फ बच्चे ही अफेक्ट होंगे, ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि एंटीबॉडीज तो उनमें भी लगभग मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन पॉपुलेशन ऑलरेडी हैव एंटीबॉडी। बिल्कुल, करीब तो 60 ये के आसपास। दर्शाता है कि हाँ, उनको भी इन्फेक्शन उतना ही हुआ जैसे फर्स्ट और सेकेंड वेव में हुआ है और थर्ड वेव में उनको इफेक्ट होगा, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। थर्ड वेव होगी या नहीं होगी वो भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा वैक्सीनेशन स्टेटस कैसा है, अगर कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न जैसे डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस, अगर कुछ ऐसा म्यूटेशन हो जाता है वायरस में, जी। तभी फ्यूचर वेव्स का हम बता सकते हैं। तो अभी तक तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो दर्शाता है कि बच्चे आगे चल के बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे इन द कोर्स ऑफ द पैंडेमिक। बिल्कुल, कुल मिला के तीसरी लहर जो है उसकी आने की आशंका तो है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है और शायद इसे रोका भी जा सकता है, जिस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को वैक्सीनेट करने की बात कर रहे हैं और सरकार की लगातार कोशिश भी है वैक्सीनेशन और प्लस उसके साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। डॉक्टर अनिल, चूंकि वक्त की कमी है, मैं चाहूँगी क्लोजिंग कॉमेंट इस टॉपिक पर आपका। क्लोजिंग कमेंट यही है कि वक्त समय आ गया है कि सवाल हमारे सामने जो प्रश्न है वो ये है कि स्कूल कब खोलें, यह नहीं है, बल्कि स्कूल कैसे खोलें और चरणबद्ध तरीके में कैसे खोलना शुरू कर दें, यह सवाल आ गया है समय इसका। जी बिल्कुल, चरणबद्ध तरीके से उसे कैसे खोला जाए और किस तरीके से खोला जाए, ये महत्वपूर्ण जो है वो सवाल है और इस पर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। डॉक्टर तनु, आपका टेक। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल उचित समय है कि हम अब निर्णय लें कि स्कूल खोले जा सकते हैं और जैसे इस डिस्कशन में कहा गया कि वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ हम बिल्कुल स्कूल खोल सकते हैं विद प्रॉपर प्रोटोकॉल। बिल्कुल, तो कुल मिला के कोरोना महामारी के जो पहली और दूसरी लहर के जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं कि बच्चे जिनमें एंटीबॉडी जो है वो 57.2% अगर पाई गई है, यानी कि बच्चे संक्रमित हुए हैं, लेकिन बच्चों पर संक्रमण का असर जो है वो बहुत ही नगण्य रहा है, कम रहा है। और अब चूंकि संक्रमण रेट जो है वो धीरे धीरे घट रही है, ऐसे में हम ये उचित समय है कि बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएं, क्योंकि पिछले 2 सालों से बच्चों की शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। बच्चों के
ऑफलाइन क्लास होने की वजह से या ऑनलाइन क्लास होने की वजह से बच्चे जो इंट्रैक्शन था वो बहुत कम हुआ है और इसका असर बहुत सारे बच्चों के ऊपर भी पड़ा है। कई बार बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर भी इसका असर पड़ा है। तो ऐसे में लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो वैक्सीनेशन जो चर्चा में निकल के आया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद को वैक्सीनेट करवाएं और साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। इसी के साथ देश देशांतर के आज के अंक में इतना ही। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।